नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस में टिकटों को लेकर सियासत जोरों पर है। विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। उसके बाद बीजेपी ने अपने 64 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया। वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इस पर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस बीजेपी के उम्मीदवारों के नामों को देखकर डर गई है। उनको टक्कर देने के मुकाबले उम्मीदवार नहीं मिल रहे। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। वहीं बीजेपी ने इस बार अपने सांसद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव समेत 4 सांसदों, 15 पूर्व मंत्रियों, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व IAS OP चौधरी और बॉलीवुड के सुपरस्टार अनुज शर्मा को जिम्मेदारी दी है। वहीं पहले से ही लगातार पिछड़ने वाली 21 सीटों पर भाजपा उम्मीदवार सक्रिय हैं, लेकिन भाजपा द्वारा घोषित सूची में पुराने और हारे हुए नेताओं पर बीजेपी ने एक बार फिर से दांव खेला है। तो दूसरी ओर जिन सांसदों को इस बार विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें उनकी संसदीय क्षेत्र से अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है, जो इन सांसदों के लिए विधानसभा की सीट जीतना थोड़ा महंगा हो सकता है। इसका मतलब ये है कि आप केंद्रीय राज्य मंत्री को दूसरे लोकसभा से टिकट दे रहे हैं। यदि रेणुका सिंह की बात करें, वो सांसद कहाँ से हैं? सरगुजा से। टिकट कहाँ दिया गया है? कोरबा से। और उसी प्रकार से आप देखें, विष्णुदेव साय रहते हैं पत्थल गांव, उसको दिया गया कुनकुरी। और गोमती साय रहती हैं कुनकुरी, उसको दिया गया पत्थल गांव। OP चौधरी खरसिया से पलायन कर गए। तो हारे हुए लोगों में वो दांव लगा रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने प्रत्याशियों की सूची पर कहा कि भाजपा कांग्रेस से हर मामलों में बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस डर के कारण से अपनी सूची को लेकर तारीख पर तारीख का खेल खेल रही है। इस बार भाजपा के सभी उम्मीदवार पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार को यहां से उखाड़ फेंकेगी। आपको बता दें, भाजपा और कांग्रेस में लिस्ट जारी होने से पहले ही इंटरनेट और व्हाट्सएप पर यह लिस्ट जारी हो चुकी थी, जिसे लेकर भाजपा और कांग्रेस जानबूझकर लिस्ट को जारी करने का आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। कांग्रेस पार्टी सनातन हमें ना सिखाए, जो सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं। आज कांग्रेस अपनी सूची जारी नहीं कर पा रही है। 90 में से एक भी प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं कर पा रही है। 3 बार, 4 बार, 5 बार उनके प्रदेश अध्यक्ष ने तारीख का ऐलान किया, उनके प्रभारी ने तारीख का ऐलान किया। 6 सितंबर की पहली तारीख उन्होंने दी और तारीख पर तारीख ये देते जा रहे हैं। ये हमको ना सिखाए, जो सनातन का विरोध करने वाले लोग हैं। प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारने के मामले में भाजपा ने भले ही बढ़त बना ली है, लेकिन हारे हुए और पूर्व मंत्रियों को दोबारा मैदान में होना, जिन्हें पिछली बार बुरा हारना पड़ा था, इस बार इन्हें जनता मौका देगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। रायपुर से विकास यादव की रिपोर्ट, इंडिया वॉइस के लिए। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का बिगुल बजने के बाद सियासत जोरों पर देखी जा रही है। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। दोनों पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर बात कह रही हैं। बीजेपी ने 64 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं रूपेश दुबे, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं, डॉक्टर अजय चंद्राकर, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, और बीजेपी से हमारे साथ प्रवीण साहू, प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं रूपेश जी आपके पास आना चाहूंगा। रूपेश जी, बीजेपी ने अपने 64 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। लगभग 85% उम्मीदवारों के ऐलान कर दिया है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आपने अभी तक चयन नहीं कर पाया। बीजेपी यह कह रही है कि आप बीजेपी के उम्मीदवारों को देख के डर गए, कंपटीशन में आपको उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई। जी नमस्कार। नमस्कार सर। देखिए,
जिस प्रकार से भाजपा की स्थिति छत्तीसगढ़ में है, नेतृत्व के संकट से गुजर रही है, और भाजपा की कथनी और करनी जो अंतर इस चुनाव के जो प्रत्याशियों की घोषणा की गई है उसमें सर्वनाम रूप से देखने को मिल रहा है। एक तरफ भाजपा युवाओं को और उम्रदराज लोगों को हटा करके युवाओं को मौका देने की बात करती रही है, और तो और जिस प्रकार से नारी वंदन विधेयक जो लोकसभा में सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन्होंने प्रस्तुत किया, पास करा करके वाहवाही लूट रहे हैं। यदि भाजपा में थोड़ी भी नैतिकता है, शर्मिंदगी है, तो छत्तीसगढ़ में 33% आरक्षण महिलाओं को अपने 90 विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में बनाना था। लेकिन भाजपा जिस प्रकार से अपनी कथनी और करनी में अंतर करती है, और सर मैंने सवाल आपसे क्या किया था, आप नारी शक्ति वंदन बिल को ले आए, आप वो ले आए, मैंने साधारण सा सवाल आपसे किया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया, गोल गोल बातों को घुमा दिया। सवाल मेरा आपसे ये था, विधानसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, बिगुल बज चुका है, बीजेपी ने 64 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बीजेपी ये कह रही है कि आपके पास उन उम्मीदवारों को टक्कर देने के लिए नाम नहीं है, उथल फुथल मची हुई है, पार्टी के अंदर गुटबाजी है। सवाल मेरा आपसे सर ये था, सुनील जी, कांग्रेस पार्टी में कहीं गुटबाजी नहीं है। कांग्रेस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है। और कब तक आएगा? कुमारी शैलजा कह चुकी थी पहले कि हम जल्दी मैदान में उतारने वाले हैं, उनकी बात झूठ हो रही है सर। फिर तो कुमारी शैलजा कांग्रेस की प्रभारी हैं, लगातार इस बात को कह चुकी हैं कि हम जल्दी से अपने उम्मीदवारों को उतार चुके हैं। बीजेपी ने अपना प्रचार चालू कर दिया सर। चुनावी देखिए, जिस प्रकार से भाजपा ने अपने 21 प्रत्याशी उतारे हैं, वो 21 प्रत्याशियों की स्थिति क्या है ये पूरी जनता, उनके क्षेत्र की जनता जान रही है। अभी 13 तारीख से प्रथम चरण के चुनाव में 13 तारीख से कब तक उतारेंगे अपने उम्मीदवार आप सर? कब तक उतारेंगे उम्मीदवार सर? समय बहुत कम रह जाएगा ना, फिर जनता के बीच में जाना है, आपको वादे गिनाने हैं, काम गिनाने हैं, अपनी बातों को रखना है, कन्विंसिंग करनी है सर। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने जिस प्रकार से कार्य किए हैं, उसके कारण छत्तीसगढ़ में अरे सर लिस्ट कब तक आएगी? सवाल इस बात का है सर कि मंथन अभी तक हो ही नहीं पाया, कब से मंथन हो रहा है? उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कब होगा? जनता ये सवाल पूछ रही है। सुनील जी, जनता सवाल नहीं पूछ रही है, जनता आतुर है कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी अरे सर आतुर है, लालायत है, ये तो वक्त बताएगा चुनाव के नतीजे आने के बाद। बीजेपी कह रही है कि जनता हमको पसंद करे। ठीक है, मेरे साथ जुड़े हुए, मैं आपके पास आऊंगा सर। मेरे साथ साहू साहब जुड़े हैं बीजेपी की तरफ से, प्रवीण जी। सवाल मेरा सर आपसे यह है कि जनता आपको नकार देगी, जिस प्रकार से रुपेश जी का यह कहना है, हम उम्मीदवारों का जल्दी ऐलान करने वाले हैं, कोई गुटबाजी हमारे अंदर नहीं है। आप जो भी बात है कह रहे हैं हमारी पार्टी को उम्मीदवारों को लेकर, वो सरासर गलत है, और इस बार भूपेश बघेल के काम को लेकर जनता उनको वोट करने जा रही है। सबसे पहले तो भारत माता की जय कहूंगा, जय छत्तीसगढ़। आपके हमारे चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार जी। पहले सुदेश जी, अजय जी और सुजी आपका नमस्कार। लेकिन इस प्रकार अंतरकला की पराकाष्ठा कहीं किसी को देखती है तो कांग्रेस में आप देख सकते हैं। इस प्रकार देवस के विषय पर यदि प्रश्न उठाते हैं आदरणीय मरकाम जी, तो उनको प्रदेश अध्यक्ष के दायित्व से हटा दिया जाता है। साथ ही अमरजीत भगत जी को देख लीजिए, चाहे किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए, इनके एक विधायक है बृहस्पति सिंह जी, वो टीएस सेठी जी पर हत्या का आरोप लगा चुके हैं। तो इस प्रकार अंतरकला इतना ज्यादा है, इसलिए ये कहते हैं कि भाई जब हमने पहली सूची जारी की थी कि इनकी जीती हुई सीट है, अपनी जीती हुई सीटों पर यदि प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रहे, एक प्रत्याशी घोषित नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब स्वयं रूप से ये प्रमाणित होता है कि ये लोग डरे हुए हैं। जनता के सामने किस मुंह से जाए, जनता का सामना किस प्रकार करेंगे? इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में भ्रष्टाचार हुआ है, अनाचार हुआ है, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे कोयले घोटाला हो, चाहे पीएससी का घोटाला हो, चाहे व्यापार का घोटाला हो, चाहे डीएसए घोटाला हो, अनेक घोटाले किए हैं। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं को नित्य अपमान करने वाले, और प्रदेश में प्रत्येक दिन 3 बलात्कार हो रहे हैं, चाहे वो बालिका सुरक्षित नहीं है, चाहे वो महिला सुरक्षित नहीं है, इनकी महिला विधायक सुरक्षित नहीं है, तो किस मुंह से जनता के बीच? साहू जी, लेकिन चुनौती आपके आगे भी है, ऐसा नहीं है, चुनौती बहुत आपके आगे है। 46 विधायक उनके पहले से ही थे और आप 13 थे।
किला जीतना कोई आसान काम नहीं बीजेपी के लिए। और बीजेपी ने जिस प्रकार से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, पहले ये देखा गया था कि बीजेपी में गुटबाजी देखी जा रही है, ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप बहुत आसानी से इस किला को जीत लेंगे। कांग्रेस स्ट्रांग है और आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है। भले ही उम्मीदवारों का ऐलान ना किया गया हो, लेकिन कांग्रेस ने जो देखा जाए भूपेश बघेल को लेकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रही। देखिए, परिश्रम की पराकाष्ठा भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से दिख पाती है। जिस प्रकार एक बहुत बड़े आपके समाचार चैनल ने इस प्रकार वर्तमान में कल ही उनका ओपिनियन पोल आया है कि 45 सीटें लगभग भाजपा को मिलने वाली है। और इस प्रकार धरातल पर अब हम जाएंगे तो सरकार को उखाड़ कर हम फेंक चुकेंगे। लेकिन जनता जानती है कि सरकार ने कोई काम नहीं किया। मैं तो चुनौती देकर पूछता हूं कि आपकी सूची कब आएगी, ये नहीं बता पाएंगे। इनके प्रभारी ने कहा था शैलजा जी ने कि 6 सितंबर को पहले सूची आएगी। आज इस बात को 1 महीने के ऊपर हो चुका है, इनकी सूची नहीं आ रही है। इससे बड़ा प्रमाण क्या दूं। और हमारी बात अगर हम करें तो हमने सड़क से लेकर सदन तक प्रत्येक विषय को उठाया है। जिस प्रकार इनके मंत्री स्वयं स्वीकार करते हैं आदरणीय उमेश पटेल जी कि प्रदेश में पंजीकृत बेरोजगार 18 लाख से अधिक है, लेकिन बेरोजगारी भत्ता मुश्किल 1 लाख को दे रहे हैं। रुपेश जी, इस बात को मानना पड़ेगा, इस बात को मानना पड़ेगा। जब टीएस सिंहदेव डिप्टी सीएम बने थे तो उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की थी, और सभी को पता है कि उनको डिप्टी सीएम कितने समय के लिए बनाया गया, क्यों बनाया गया, सभी को अच्छे से पता था। तो ये बात माननी पड़ेगी आपको कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है, नाराजगी है, क्योंकि अभी तक लिस्ट का नाम नहीं आ पाया है उम्मीदवारों का। कांग्रेस में कहीं भी गुटबाजी नहीं है और प्रत्येक मंत्री को, प्रत्येक विधायक को, प्रत्येक कांग्रेस के नेता को, कुमारी शैलजा जी के कहने के बाद भी सर अभी तक लिस्ट नहीं आ पाई, अभी तक नामों का चयन नहीं हो पाया। सर किसे क्या माना जाए? नामों का चयन, इतना विलंब क्यों हो रहा है सर? अपनी इतना विलंब सर क्यों हो रहा है सर? सुनील जी, भाजपा अपनी छिन्न भिन्न स्थिति में है। वो गाय बगाए किसी को भी अपने चुनाव में उतार दे और उसके बाद अपने पिटे कांग्रेस साहू साहब का कहना है कि बहुत सोच समझ के एनालिसिस करके उन्हें उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, और उन उम्मीदवारों को टक्कर देने के लिए आपके पास लोग नहीं, आपके पास कैंडिडेट्स नहीं है, जिसकी वजह से इतना विलंब हो रहा है। और पार्टी को जो आपके अंदर स्थिति क्लीन नहीं है, साफ नहीं है कि किसको किस मैदान से उतारना है, क्योंकि एक एक सीट पर लंबी फहरिस्त देखी जा रही है। हमारे रणबांकुरे 71 तो ऑलरेडी है। 68 के बाद लगातार हमने किला फतह किया है। भाजपा को नेस्ता नाबूद करने में हमने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ा है, लेकिन जनता के हितों पर, जनता की योजनाओं के लिए हमने जिस प्रकार से कार्य किया है, हम अभी भी जनता की सेवा करने के लिए तत्पर हैं। और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी, भरोसे के सरकार पर। ठीक है, डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। सर, किस प्रकार से देखा जाए, बीजेपी ने फटाफट अपने कैंडिडेट्स के नामों का ऐलान कर दिया। पहले तो ये लिस्ट बीजेपी कांग्रेस की वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर, और बीजेपी ने अपने 64 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया, और उनके सारे कैंडिडेट्स अपने काम में लग गए, कन्वेंसिंग में लग गए, प्रचार करने लगे। लेकिन कांग्रेस ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, इतना विलंब हो रहा है। क्या माना जाए, कांग्रेस ने नाम फाइनल नहीं कर पाए, या बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस के पास अभी कैंडिडेट्स नहीं है? अजय जी, देखिए सुनील जी, लोकतंत्र या जमहूरियत एक ऐसा निजाम है जहां बंदों को तौला नहीं जाता वरन गिना जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा। और चूंकि लोकतंत्र के यज्ञ में दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक दल भाग लेने वाले हैं, तो अपनी अपनी जो सिचुएशन है उस हिसाब से, जहां तक आपका प्रश्न है बीजेपी का, तो बीजेपी में तो ये बात है कि राजनीति का खेल कॉन्फिडेंस का खेल है। अगर आप में कॉन्फिडेंस नहीं है तो राजनीति मत करिए। सूची भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के नेतृत्व में तैयार होगी, डिक्लेयर होगी, सर्वे भी उनका होगा और आप प्रत्याशी रहेंगे। ये मॉडल एक अलग मॉडल। और रही बात कांग्रेस का, तो कांग्रेस चूंकि सत्ता में है, यह कहना कि दोनों राजनीतिक दलों में प्रत्याशियों का अकाल है असंभव। बहुत प्रत्याशी है दोनों राजनीतिक दलों में। यहां पर दोनों अपने वैचारिक मंथन करके, आप देखिए बीजेपी उन सीटों पर अगस्त में डिक्लेयर कर दी थी, उसके बाद वैचारिक मंथन करते हुए अभी अक्टूबर में डिक्लेयर की है, अब मात्र 5 सीट बाकी है। निश्चित रूप से यह बीजेपी आगे दिखाई दे रही, लेकिन कांग्रेस की भी लगभग तैयारी है, जैसा दुबे जी कह रहे हैं। लेकिन मूल बात यह है सुनील जी, यह जो चुनाव होने वाला है, यह चुनाव
तमाम चुनावों से अलग चुनाव है। बिल्कुल सर, बहुत से चैनल्स ने अपने एग्जिट्स पोल कराए हैं, उनमें यही निकलकर सामने आ रहा है कि स्ट्रांग फाइट होगी छत्तीसगढ़ में। आप ये नहीं कह सकते कि एकदम क्लीन स्वीप हो जाएगा, बीजेपी चली जाएगी, कांग्रेस चली जाएगी। बहुत स्ट्रांग फाइट होगी और थोड़े जीत हार का थोड़ा सा ही अंतर होगा। लेकिन सर सवाल एक मेरा आपसे इसमें है कि जो देखा जाए भूपेश बघेल के 5 साल के शासन में, यह देखा जा रहा है कि राज्य में भूपेश बघेल को लेकर एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रही है। क्या यह माना जाए भूपेश बघेल ने जो काम किया हिंदुत्व के मुद्दे पर किया, जैसा बीजेपी करती थी, उनकी एंटी इनकम्बेंसी ना बनना, यह कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान हो सकता है? सुनील जी कृपया थोड़ा 1 मिनट ज्यादा दीजिएगा। रविंद्र चौबे कृषि मंत्री जी का कल जो स्टेटमेंट था कि हर चुनाव को हम कांग्रेस पार्टी गंभीरता से लेती है और बीजेपी भी गंभीरता से लेती है। छत्तीसगढ़ के पूर्व काल के समस्त विधानसभा चुनावों का विश्लेषण करें तो कांटे का मुकाबला रहा। 2018 में ही एक बिग गैप था। अब आप जो हिंदुत्व का विषय यहां पर लाए, जब जब भी राजनीतिक चेतना अपने शिखर पर होती है तो हिंदुत्व कमजोर पड़ता है, और जब जब भी राजनीतिक चेतना शिथिल होती है तो हिंदुत्व मजबूत होता है। अब जातिगत जनगणना के कारण राजनीति की दिशा बदलती दिख रही है, वहां पर राजनीतिक चेतना शिखर पर दिखाई दे रही है और ये दोनों पार्टियों के लिए चलेंगे, क्योंकि ओबीसी वर्ग दोनों पार्टियों के विशाल मतदाता के रूप में है। तो आज सुनील जी, अतीत की जो राजनीति है, पारंपरिक राजनीति है, ये लगभग ये छत्रपों की राजनीति जो है उससे विराम लगते दिख रहा है। रही बात आप विभिन्न चैनलों का सर्वे का बात किए, मैं स्वयं नेशनल अवार्ड वाला प्रोफेसर हूँ, 52 PhD अवार्ड है, 250 मेरे अंडर में एमफिल रहे। हम सब भी सर्वे करते हैं, लेकिन सर्वे के लिए प्रश्नावली कैसे बनाया जाता है ये महत्वपूर्ण होता है। रही बात एंटी कंपेंसी का, तो यहाँ पर दोनों चीजें अब चुनाव में जा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में भारत का ग्रोथ 8% था। डॉक्टर रमन सिंह जी के समय 6वां पे स्केल 7वां पे स्केल का एक बड़ा दबाव था, ये भी सच है। लेकिन भूपेश जी के समय ग्रोथ 5.7% रहा है, और किसानों का जो विषय है ये सबसे ज्वलंत विषय हो गया है। डॉक्टर रमन सिंह जी के समय चाउर वाले बाबा का था, आज धान का विषय है। तो काफी दिलचस्प चुनाव दिखाई दे रहा है। सुनील जी, रुपेश जी जवाब दीजिए। उनका कहना है कि अगर देखा जाए प्रदेश में तो किसान के मुद्दों को लेकर जनता देखेगी, और जो महिला आरक्षण बंधन जो बिल बना उसको लेकर देखेगी। स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देखा जा रहा है। सुनील जी, 15 वर्षीय भाजपा के कुशासन में जिस प्रकार से किसानों पर अत्याचार हुए, किसानों को उनका वाजिब भाग नहीं मिला और वो आत्महत्या करने को मजबूर थे कर्ज से। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कर्ज माफी हुआ, 25 में धान खरीदी की बात हुई, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। और हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गाँव में ही हमने आय का साधन, जो विश्व की सबसे महत्वपूर्ण योजना, भारत देश के लिए एक अति महत्वपूर्ण योजना गोधन योजना लागू किया। सर वो तो आप पे आरोप लगाते हैं गोठान में वर्मी कंपोस्ट में बहुत घोटाले हुए। बीजेपी वाले आप पर आरोप लगाते हैं कि भूपेश बघेल की सरकार में गोठान में वर्मी कंपोस्ट गोबर घोटाला हुआ। सुनील जी, इनको गोठान और गौशाला के बारे में पहले भाजपा को अंतर समझना पड़ेगा। ये भाजपा के लोग गंगा जल की कसम खाने की बात करते थे, हम लोग किसानों के लिए खाई थी। आज तक भाजपा के लोग ये बात बताने में कंफ्यूज हैं, और ये हिंदुत्व की बात करने वाले आज गंगा जल में GST लगा दिए हैं और नारी वंदन की बात कर रहे हैं। यदि भाजपा में थोड़ी भी नैतिकता है, साहू जी 18% GST लगा दिया आपने गंगा जल में, जनता आपको कैसे चुनेगी? छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव हो रहे हैं, यदि भाजपा में थोड़ी भी नैतिकता होती, नारी शक्तियों के प्रति उनकी सहानुभूति होती, तो अपने प्रत्याशियों के चयन में 33% आरक्षण का नियम लाते। लेकिन ये मात्र 12 से 13 लोगों से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इससे इनकी गर्मी और गर्मी में अंतर है। लोकसभा में जो भी पास हुआ है
शराबबंदी करेंगे, शराबबंदी के बाद तो छोड़िए, घर घर होम डिलीवरी करेंगे। अब मैं जैसे आप अवस्था पर रखूंगा, अवस्था पर ठीक है रुपेश जी, मैं आपके पास आता हूँ सर। मैं वही पूछ रहा हूँ उनसे, क्या यूजर चार्ज के माध्यम से आपने जो है संपत्ति कर हाफ कर दिया, उल्टा डबल हो गया। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि आपके डहरिया जी कहते हैं, बड़े मंत्री है, वो कहते हैं कि यदि छत्तीसगढ़ में रेप होती है तो छोटी घटना होती है, क्या आप उनके विचारों से सहमत है? इस प्रकार आप ही के महिला विधायक छन्नी साहू जी पर चाकुओं से हमला होता है जब वो पब्लिक मीटिंग करती है, तो ये प्रशासन दिखाता है। देखिए महिलाओं को केस बनवाने पड़ते हैं, 6 माह की बच्ची से बलात्कार होता है, शिक्षक दिवस के दिन शिक्षिका के साथ बलात्कार होता है, इससे बड़ा अत्याचार और भ्रष्टाचार का प्रमाण क्या हो सकता है? पीएससी के माध्यम से पीएससी के क्षेत्र में इन्होंने इतना भ्रष्टाचार। रुपेश जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के बारे में आपको पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं गोठान और गोबर क्या अंतर है। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप 380 गाय हिसाब से प्रत्येक गाय के पीछे 40 लाख खर्चा किया। अरे गौ माता को कौन सा जाकर देखिए वहां पर गौ माता के नाम को कोई भी अंश नहीं दिखेगा, ना गाय का चारा है, ना गाय का कोई भी वहां पर आपको निशान नहीं ला रहा, केवल भ्रष्टाचार है। मुख्यमंत्री जी के विधानसभा के क्षेत्र में चले जाइए, आप पूरी गाय आपको रोड में मिली पड़ेंगी। और चाहे अनेक घटनाओं में आपको बताता हूं, कसडोल में 5 गाय की मृत्यु होती है, उनको नदी में बहा दिया जाता है। लेकिन साहू जी बात मानना पड़ेगा कि 15 साल के डॉक्टर रमन सरकार में जनता परेशान थी, किसान परेशान था। अगर जनता परेशान नहीं होती, किसान परेशान नहीं होता, तो 15 साल का शासन आपका नहीं जाता। अब एक बार फिर से मौका आप दोनों लोगों के लिए, जनता उन्हीं को चुनेगी जो जनता के सरोकार के लिए काम करेगा, राजनीति उठकर काम करेगा। साहू जी 15 साल के कार्यकाल में आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री रमन सिंह को चाहूर वाले बाबा कहा जाता था, लेकिन इस प्रकार भूपेश बघेल जी की सरकार में केवल घोटाले उजागर हो रहे, ये प्रमाणित करता है कि उन्होंने जनता के लिए कोई काम नहीं किया। अरे केंद्र ने चावल भेजा था कोरोना काल में, उस चावल तक को उन्होंने गायब कर दिया, और इसकी पुष्टिकरण आदरणीय अमरजीत भगत जो खाद्य मंत्री है लेकिन सर हमेशा भूपेश बघेल इस बात का आरोप लगाते रहे कि केंद्र सरकार ने उनके साथ सौतेला व्यवहार किया, जो योजना का लाभ मिलना चाहिए केंद्र सरकार की तरफ से वो नहीं मिला। लेकिन आपका कहना था कि हमने सारे योजनाएं दी, लेकिन पटल पर राज्य सरकार लेकर नहीं आई। मैं पटल के ही उत्तर रख रहा हूं, ये देखिए प्रमाणित उत्तर है जो आदरणीय मंत्री जी ने पर रखा हुआ है, जिसपे कहा गया है केंद्र सरकार ने 82% राशि दिया हुआ है। ये आदरणीय खाद्य मंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर रखा कि जो भी राशि आती है किसान के लिए उसका 82% हिस्सा केंद्र देता है। रुपेश जी तो ये कह रहे हैं किसानों के हालात ठीक कर दिए हमारी सरकार ने, भूपेश सरकार ने किसानों के हालात को ठीक कर दिया जो रमन सरकार बिगड़े हुए थे। वही तो कह रहा हूं कि कितना झूठ बोलते हैं। अपने मंत्री जी के डेटा को आप अस्वीकार करेंगे क्या? 82% राशि जो है केंद्र सरकार देती है, ये विधानसभा के पटल। रुपेश जी जवाब दीजिए, आपके मंत्री ने खुद लिख कर दिया है। और देखिए मैं आपको बताता हूँ 20 जुलाई 2023 को आदरणीय गृह मंत्री ने लिखा कि अपराधों से प्रमाणित रूप से है, लेकिन भाजपा की केंद्र सरकार बार बार कहती है कि यदि आप किसानों को बोनस देंगे तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट चावल नहीं खरीदेंगे। और तो और कर्नाटक की सरकार जब चावल की मांग करती है तो उनको चावल में नहीं है, और छत्तीसगढ़ की सरकार जब चावल देना चाहती है तो छत्तीसगढ़ सरकार की आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार को चावल का राशि देना पड़ेगा करके छत्तीसगढ़ की सरकार को चावल को खरीदते नहीं। ये छत्तीसगढ़ में निश्चित रूप से संकट है। इनको महिलाओं के लिए इनके कार्यकाल में आदिवासी युवाओं को जेल में छूट दिया जाता है नकली बना करके। ये क्या बात करेंगे? ठीक है, लेकिन रुपेश जी ये बताइए आपके उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कब होगा? बीजेपी वाले तो देखो अपना प्रचार भी चालू कर दिया, अभी तक मंथन नहीं हो पाया क्या? देखिए सुनील जी, भाजपा के चेहरे जो उन्होंने प्रत्याशी घोषित किए हैं पिटे मोहले हैं। और अरे बीजेपी ने अपने कैसे प्रत्याशी, जिस प्रकार से इन्होंने बहुत बड़ी राजनीति करने से नहीं चुके हैं, निश्चित रूप से
गुणेश्वर सिंह साहू जो है, ठीक है, उनके ठीक है। जल्दी से चंद्राकर जी 10 सेकंड बात रखिए अपनी सर, फाइनल कमेंट। चंद्राकर जी जल्दी से 10। सिंह आप ही के विधायक टीएस सीधे पर हत्या का आरोप लगाते ठीक है सर, ठीक है। चंद्राकर जी 10 सेकंड में अपनी बात को रखिए जल्दी से। क्षेत्रीय छत्रपों के अलावा राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा, राहुल गांधी जी की छवि और उसकी साख की परीक्षा है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के चेहरे और कद की भी परीक्षा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। समय हमको इतनी इजाजत दे रहा है। रुपेश जी आपका, प्रवीण जी आपका और डॉक्टर अजय चंद्राकर जी आपका। लेकिन सवाल लगातार उठते रहेंगे क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक अपनी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है। अब यहां भूपेश बघेल सरकार पर जिस प्रकार से देखा जाए, विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। बीजेपी प्रचार कर रही है, भूपेश बघेल मतलब कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। लगातार बीजेपी इस पर सवाल उठा रही है। अब देखना होगा इन विधानसभा चुनाव में जनता एक बार फिर से किसको चुनती है, किसकी बातों पर विश्वास करती है। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।